गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लाए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने जैसे इससे पहले आपको बताया था कि हमने जो मिरर वगैरह से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं अपवर्तन की। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक घटना बता चुके हैं परावर्तन प्रकाश के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम में दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह पृथककारी तल, इस वर्ड का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा आपको, तल से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होना भी बताऊंगा। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इन वर्ल्ड के साइंस के लिए हम आते हैं चित्र पे। तो होता क्या है, देखिए कि ये जो हमने एक तल खींच रखा है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है माध्यम 1 और माध्यम 2। यहाँ लिखा हुआ है विरल और यहाँ लिखा हुआ है सघन। तो मैं आपको विरल और सघन से मतलब बताऊँ पहले। तो विरल और सघन से क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी तत्व, कोई भी माध्यम होता है, माध्यम का मतलब मीडियम, जैसे वायु है, पानी है, गिलास है। ठीक है, इस तरह से तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कणों की, तो वो बने होने के ऊपर बात होती है। जैसे वायु की बात करें तो वायु एक गैस की तरह की होती है, तो इनके इसके जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे इस तरीके से। ठीक है, इससे थोड़ी अगर हम बात करें हार्ड की, जैसे वाटर वगैरह, तो उसके कण क्या होंगे, थोड़े इससे पास पास होंगे इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं कांच की। तो कांच क्या होगा, उससे पानी से भी ज़्यादा हार्ड हुआ, तो इसका मतलब उसके कण क्या होंगे, और भी पास पास इस तरह से। तो अब जिस माध्यम के कण ज़्यादा दूर दूर होते हैं वो माध्यम कहलाता है विरल। जिस माध्यम के कण ज़्यादा पास पास होते हैं वो माध्यम कहलाता है सघन। अब हम किसी एक माध्यम को सघन और विरल कह नहीं सकते, तो हम क्या कहते हैं कि जब दो माध्यमों की कंपैरिजन की जा सके तब हम बात करते हैं कि कौन सा माध्यम विरल और कौन सा सघन है। तो अब हमने क्या बात की, देखिए माध्यम 1, माध्यम 2 और माध्यम 1, दो माध्यम लिखे हुए हैं। तो अब इन दो माध्यमों में से आप कह सकते हो कि एक माध्यम विरल होगा और एक माध्यम सघन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, वायु लिख लीजिए और एक लिख लीजिए जल। ठीक है, और एक दूसरा मैं आपको वो लिख के देता हूँ, जल और पानी। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए वायु के कण दूर दूर होंगे किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो इसका मतलब वायु क्या हुई, विरल हुई। ऐसे ही जल और कांच में क्या होगा, कांच और जल, यानी जल के कण क्या होंगे, ज़्यादा दूर दूर होंगे, तो कांच क्या होगा, विरल होगा। तो यानी दो माध्यमों में हम किसी एक माध्यम को विरल और सघन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी एक माध्यम को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये विरल है या सघन है। अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, या इसमें एक वर्ड आया था पृथककारी तल। पृथककारी तल का मतलब इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला एक तल होगा, यानी इस माध्यम की और इस माध्यम की सीमा जहां आपस में टच हो रही है, उन्हीं को, उसी तल को क्या बोल देते हैं हम, पृथककारी तल बोल देते हैं। ठीक है, आगे एक आया था विचलित होना। विचलित होने से मतलब आप ऐसा समझिए कि हमें जब कोई किसी तरह की परेशानी होती है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं कि माइंड डिस्टर्ब टाइप का होता है। ठीक है, तो अब जिस रास्ते पे ऐसा होता है, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब होने से हम काम कर कुछ हो रहे होते हैं, हो कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर विचलित हो जाना। क्या होता है, किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर विचलित हो जाना। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण है ये पी, ठीक है, इसको नाम क्या है, क्योंकि जो प्रकाश किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। ठीक, तो आपतित किरण क्या होती है, एक जब इस पृथककारी तल पे टकराती है तो इसको हम बोल देते हैं क्यू बिंदु को। ठीक, क्या बोल देते हैं, क्यू। तो पी क्यू एक आपतित किरण हो गई, और इसमें अभिलंब जो ये खींचा हुआ है एन एंड एस, तो इसमें क्या है कि हमने क्या माना कि जो आपतित कोण और अभिलंब के बीच का कोण है आई, इसको हमने पहले भी आपतन कोण का नाम दिया था और अब भी आपतन कोण का ही नाम देते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, देखिए अगर ये रेखा, अगर ये किरण सीधी जाती तो सीधी कहाँ जाती, इस वाले मार्ग पे जाती जहाँ मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि अब यह माध्यम विरल और यह माध्यम सघन है, तो माध्यम चेंज होने के कारण जो ये किरण होती है, ये क्या होती है, अपने मार्ग में, इस वाले मार्ग पर ना जाके दूसरे मार्ग को अपना लेती है। तो दूसरा मार्ग कौन सा जाता है, क्यू आर वाला। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो किरण होती है वो क्या होती है, अपने मार्ग से क्या जाती है, विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से हट जाती है। तो मार्ग ये था, हट जाती है। ठीक, तो अब इन पढ़ने का सेंस समझ में आ गया होगा आपको। तो परिभाषा दोबारा पढ़ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह पृथककारी तल
से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी पृथककारी तल के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ये जो किरण है अपवर्तित किरण कहलाती है, और ये जो कोण बनता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल क्या था, एक डायग्राम। अब इसी के ऊपर जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे क्या होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो आपको अगर परावर्तन का दूसरा नियम है तो आपको अपवर्तन का फर्स्ट नियम याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। देखिए बात करते हैं पढ़ने की, तो पढ़कर बताते हैं लोअर रिफ्लेक्शन के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऐसा ही कुछ हमने कहाँ पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था, लेकिन उसमें अंतर क्या था, यहाँ परावर्तित किरण लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, बस केवल यहाँ अपवर्तित किरण की बात चल रही थी तो अपवर्तित किरण का ही नाम यहाँ लेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों को जो अलग करता है पृथककारी तल, इस पे जो अभिलंब खींचा जाता है, ये तीनों ही क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अभी फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा होता क्यों है, क्या ऐसा ये किरण हट क्यों जाती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचिएगा कि एक कांच के गिलास में जब हम पानी से भरा हो, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक पेंसिल डाल दी जाए, तो पेंसिल क्या होती है, हमें वो पानी के अंदर तिरछी दिखाई देती है। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि आप सपोज कीजिए कि पेंसिल आपने उसमें डाली पानी में, तो वो पेंसिल टूट के अलग हो गई होगी और नीचे कहीं अलग जगह जा रही होगी और वायु में अलग जगह जा रही होगी, और आप अगर उसको निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी और फिर सीधी होकर निकलेगी। ऐसा तो होता नहीं होगा। तो ये सब खेल होता है हमारी दृष्टि का, यानी इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब वो होता क्यों है, क्योंकि जो प्रकाश एक जो चलने की प्रकाश जो चलता है तो प्रकाश के चलने की चाल भी होगी जब चलेगा तो हर एक माध्यम में, यानी जो अलग अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग होने के कारण यहाँ कुछ और एंगल क्रिएट करती है, यहाँ कुछ और एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखा जा सकता है। तो मैंने एक इसका एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है कि अगर हम कांच के गिलास में क्या करते हैं, पानी से भरा हो वो, और उसमें एक पेंसिल डाल दो वो तिरछी दिखाई देगी। कोई अगर हम या उसी कांच गिलास से अगर हम तली देखने लगे, जो तल होता है उसका नीचे का, तो वो हमें कुछ उभरा हुआ दिखाई देगा, या उसमें कोई सिक्का डाल दे नीचे तो वो कुछ उभरा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके की घटनाएं ये सारी की सारी कहाँ होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, अब इसके पहला नियम हमने आपको बता ही दिया था। दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ एक वर्ड आएगा जिया। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोलते हैं, साइन। ठीक है, तो इसके बारे में आप 10th में जब आप पढ़ रहे हैं तो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे, तो आप पढ़ोगे इसको 10th के मैथ के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये होता क्या है। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है। ठीक है, ये 6 होते हैं और इसमें से आप एक यूज कर रहे हैं, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 कोण हैं, आई और आर। ठीक है, तो आई अगर मैं बोलूँ कि आपतन कोण की जिया, तो इसको लिखा जाता है साइन आई, और इस तरह से बोला भी जाता है। ठीक है, मैं बोलूँ साइन आर, तो इसको लिखा जाता है साइन। ठीक है, तो ये किसकी जिया हुई, अपवर्तन कोण की, और ये किसकी जिया हुई, आपतन कोण की। क्लियर। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। तो अब देखिए कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अलग अलग, जैसे अब देखिए जैसे लाल प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश भी होता है, हरा भी होता है, तो अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल्स भी अलग अलग होती है। चाल का आप ये समझ के चलिए कि 9th में आपने वर्ड पढ़ा होगा तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ के कारण ये घटना उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ केवल क्या बोलते हैं कि एक निश्चित रंग, यानी क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होगी, जब निश्चित रंग की हम बात कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ भी निश्चित ही होगी, तो इसलिए हम यहाँ बात करते हैं प्रकाश के किसी निश्चित माध्यमों के युग्म हेतु। युग्म का मतलब जैसे अगर हमने यहाँ जल और वायु और जल को लिया हो, तो केवल वायु और जल ही रहेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाश के किसी निश्चित माध्यम के युग्म हेतु, युग्म का मतलब कपल हेतु, आपतन कोण की जिया, मैंने अभी लिखी थी आपतन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया, ये लिखा हुआ है, का अनुपात स्थिर होता है। का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर का मतलब नियत बना रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। अगर आप ये एंगल चेंज, जैसे आपने इस टाइम यहाँ एंगल आई लिया हुआ है, एंगल आर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एंगल ये रेखा इतना एंगल ना बना के यहाँ केवल इतना एंगल बना, इसको ए नाम दे दूँ,
ये थोड़ा क्या पता डिफरेंट हो जाए एंगल, तो उस टाइम एंगल कितना हो जाए, यहाँ बी हो जाए। तो हम उस टाइम फिर अगर साइन ए और साइन बी भी निकालते हैं तो जो रेशियो इनका आएगा निकल के, यानी इन दोनों का रेशियो जो भी आएगा निकल के, वही रेशियो इनका भी निकल के आएगा, चेंज नहीं हो सकता। इस स्थिर होने का मतलब ये है, ठीक है। अब इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसी खाली स्नेल के नियम के नाम से भी इस नियम को पूछा जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो कौन सा होता है, अपवर्तन का सेकंड नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। प्रकाश के किसी निश्चित माध्यम के युग्म हेतु आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर और प्रोपोर्शनल टू स्थिरांक, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू, किससे, म्यू से, ठीक है। ये होता क्या है, इस स्थिरांक के मान को, जो स्थिरांक होता है, इस स्थिरांक के मान को निकाला कैसे जाता है, या बोलते क्या हैं, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। इस स्थिरांक को बोला जाता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है या कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो नियम होता है, आई की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी और 90 से छोटी होने पर ही लागू। हमारे पास अपवर्तन की घटना होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, कि आई का मान 0 to 90 के बीच में होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।